गुड मॉर्निंग बच्चों, फंडामेंटल क्लासेस में तुम सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारा क्लास 2 यानी लेक्चर 2 जो कि स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का होने वाला है, जिसे लेकर आए हैं आपके अपने मास्टर जी। क्लास 1 यानी लेक्चर 1 जो स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का था, उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसमें जो एक त्रुटियां थी, एक दोष था, एक डिफेक्ट, जिसको बोर साहब ने पोस्टुलेट देकर रेक्टिफाई किया था और उन्होंने अपना एक मॉडल ऑफ एन एटम प्रस्तुत किया था, जिसके बारे में हम लोगों ने जाना था। उनका ये कहना था कि इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है, वह सर्कुलर पाथ डिस्क्रीट ऑर्बिट है, फिक्स ऑर्बिट है, जिसका अपना एक एनर्जी लेवल होता है। और जब इलेक्ट्रॉन उस डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, उस समय कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। तो अब बातें रही, ठीक है भाई, रदरफोर्ड साहब ने ये बता दिया कि प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम, न्यूक्लियस जो कि एटम का सेंटर है, उसमें रहता है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, रदरफोर्ड साहब ने जो बोला वो तो डिफेक्ट हो गया, अब उसको मॉडिफिकेशन किया बोर साहब ने। तो अब बोर के साथ उनके एक दोस्त बरी आए और उन दोनों ने मिलकर ये बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट ऑर्बिट में इस ढंग से, यानी कुछ रूल्स हैं जिसके अनुसार वो सिचुएटेड होते हैं, तो जिसको हम बोर्स एंड बरी का एक रूल कहते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में है, जिसको तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कह सकते हो। अब उनका कहना था, पहला रूल जो उन्होंने कहा, न्यूक्लियस के बाद ऑर्बिट स्टार्ट होता है, उस ऑर्बिट को हम के एल एम एन ऐसा नाम दे सकते हैं। के को हम 1, एल को 2, सो ऑन 3, 4 ऐसा नाम दे सकते हैं। तो जिस ऑर्बिट का एन यानी कि एनर्जी लेवल इंडेक्स, जिसको 1, 2, 3 जो न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है, तो न्यूक्लियस के पास वाला जो ऑर्बिट है के, जिसका एनर्जी लेवल इंडेक्स 1 है, या उसके बाद 2, इसको हम एक जनरल एन मान लिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट shall not increase more than 2n square, यानी कि जो ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम नंबर 2n स्क्वायर होंगे। अब आगे उनका कहना था, ठीक है, ये तो रूल नंबर 1 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट करने की बात है, लेकिन आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो भी होने दो। अब पहला ऑर्बिट में तो 2 होंगे तो उसमें 8 होंगे नहीं, उसके बाद का जो भी ऑर्बिट होंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8 ही रहेंगे, ठीक है। 2n स्क्वायर तो रूल है, लेकिन आउटर मोस्ट ऑर्बिट के लिए ये रूल नहीं होगा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एकोमोडेट कर सकते हैं। इसके बाद उनका ये कहना था कि भाई ठीक है, अब 8 इलेक्ट्रॉन जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हो गए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो उसके पहले वाला ऑर्बिट, जिसको पेनल्टीमेट ऑर्बिट कहा गया, उसमें भरना स्टार्ट होंगे। कब तक, जब तक कि रूल नंबर 1 जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर है वो फुलफिल नहीं हो जाते हैं, तब तक। तो ये 3 रूल उन्होंने दिया, जिसको हम पॉपुलरली बोर्स एंड बरी का रूल कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एटम में किस ढंग से सिचुएटेड है अपने ऑर्बिट्स में, उसको क्लासिफाई करता है। अब जो उन्होंने कहा उसके अनुसार मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के एल एम एन में जो होंगे वो 2, 8, 18, 32 होंगे। अब तुम देखो, एक एसएन जो है अपना एटम से
जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इस रूल से है। तुम इसको देखो, इस रूल को समझो और इसको एनालाइज करो। तो अब जो हम देखने वाले हैं वो स्कीमेटिक एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स, जो बोर्स एंड बरी के रूल के अनुसार होंगे। तो बच्चों तुम इसको पूरी ध्यान से समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये तुम्हें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाली है। जो पहला है कि भाई एक एलिमेंट्स का एटम दूसरे एलिमेंट्स के एटम से डिफरेंट क्यों होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड कि एक एलिमेंट्स का एटम किसी दूसरे एलिमेंट्स के एटम के साथ रिएक्ट या कंबाइन क्यों होते हैं, जो कि केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिसे तुम्हें समझना बहुत आवश्यक है और ये चीजें तुमको समझाने वाली है। तो ये लो तुम्हारे सामने पहला 18 एलिमेंट, जो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। पहला 18 एलिमेंट्स। अब ये देखो तुम इसमें हाइड्रोजन, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन एंड एक प्रोटॉन है, तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे, जो उसका ऑर्बिट होगा k, जिसका एनर्जी लेवल इंडेक्स 1 होगा। तो दूसरा है हीलियम, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन भी 2 ही होंगे, जो कि पहले हमने देख चुका है जॉन थॉमस का। एंड और बात है कि भाई इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इक्वल रहेंगे तब, क्योंकि एटम जो है न्यूट्रल होते हैं। तो उस समय बाकी एटम से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, तो उस समय तो एटम्स आयोनाइज हो जाएंगे, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे या अधिक हो जाएंगे, डिपेंड करता है आयोनाइजेशन कैसा है, उसको हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। तो अब नेक्स्ट लिथियम। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स, अकॉर्डिंगली 3 प्रोटॉन्स आ जाएंगे, तो ये समझने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला k ऑर्बिट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एकोमोडेट हो सकते हैं 2n² के रूल से। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में भरते जाएंगे। अब मैक्सिमम 2 यानी कि l ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या आफ्टर मोस्ट जो भी ऑर्बिट हो उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसमें अब एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे फ्रॉम योर राइट टू लेफ्ट, राइट सॉरी लेफ्ट टू राइट। तो अब लिथियम का सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम का सेकेंड ऑर्बिट में 2, बोरॉन का सेकेंड ऑर्बिट में 3, कार्बन का सेकेंड ऑर्बिट में 4, नाइट्रोजन का सेकेंड ऑर्बिट में 5, ऑक्सीजन का 6, फ्लोरीन का 7 एंड नियोन का 8। अब नेक्स्ट आ जाओ। अब नियोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन एंड 10 प्रोटॉन ऑफ कोर्स होंगे ही होंगे। सोडियम, सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन भी 11 हो गए। तो अब इसका थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट होगा। थर्ड ऑर्बिट में एज रूल नंबर 1 मैक्सिमम 3 जा 9 इंटू 2 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है तो इसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं। ओके, तो अब आगे हम बढ़ेंगे। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ते जा रहे हैं, और उस ऑर्बिट में भी एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, अकॉर्डिंगली प्रोटॉन भी बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे तुम एक बात को ध्यान दो, फ्रॉम हीलियम, हाइड्रोजन टू हीलियम, लिथियम टू नियॉन, सोडियम टू आर्गन, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए और एक एक प्रोटॉन बढ़ते गए। तो मतलब ये कह सकते हो कि तुम्हारा जो एलिमेंट का एटम्स
हाइड्रोजन, हीलियम या जो भी एलिमेंट्स है उसका एक एलिमेंट्स का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से इसलिए डिफरेंट होते हैं क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होते हैं. मोर प्रेसाइजली यू कैन से नंबर ऑफ प्रोटॉन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन तुमने देख चुका है कैन बी रिमूव्ड एंड कैन बी रीलोडेड. तो इलेक्ट्रॉन आगे पीछे हो सकते हैं, निकल सकते हैं या आ सकते हैं किसी एलिमेंट के ऊपर, लेकिन प्रोटॉन को नहीं निकाला जा सकता है. तो प्रोटॉन इज गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर द एलिमेंट. उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर. तो नाउ अब यहाँ हम ये बताना चाहते हैं तुमको कि एटॉमिक नंबर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का इक्वल है वही किसी एटम का कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टीज है, जो एक एटम्स जो एलिमेंट का है दूसरे एटम जो दूसरे एलिमेंट्स का है उसको डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज देता है. यहाँ पे एक चीजें क्लियर हो गई तुम्हें. अब हम दूसरे चीज की बात करते हैं कि व्हाई वन एलिमेंट्स एटम्स रिएक्ट विथ अदर्स एलिमेंट्स एटम. तुम इसको ध्यान से देखोगे तो मालूम चलेगा तुम्हारा राइट साइड वाला हीलियम, नियॉन, आर्गन इसके आगे भी है जो तुम चाहो इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो. वैसे 9th में इतना ही तक तुमको जानना है, लेकिन ये जो है राइट हैंड साइड वाले हीलियम, नियॉन, आर्गन, इसके बाद आगे क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सब एक इनर्ट गैस कहे जाते हैं. इसका सीधा सीधा ये मतलब हुआ कि ये किसी रिएक्शन में भाग लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, ये अकेले ही रहते हैं. और तो अब इसका प्रॉपर्टी को तुम एनालाइज करो, ध्यान से देखो. हीलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है. बोर्स-बरी के अनुसार के सेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. इसका ये मतलब हुआ कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एटम सेटिस्फाइड है अपने 2 इलेक्ट्रॉन से और अपना रिएक्शन किसी दूसरे एटम्स के एलिमेंट से नहीं करते, मतलब वो इनर्ट है. अब उसके आगे नियॉन सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही एकोमोडेट करेंगे. तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो नियॉन अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ सेटिस्फाइड है, इसलिए वह इनर्ट हो गया. जैसे दूसरे एलिमेंट्स के एटम के साथ उसका रिएक्शन नहीं हो रहा है. अब आगे आ जाओ आर्गन, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. बोर्स-बरी ने ये कहा कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर 1 रूल के अनुसार कितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहने दो, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एकोमोडेट होंगे वो 8 ही रहेंगे. तो इसमें भी 8 है. इसके आगे जो भी इनर्ट गैस ऐसे हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इनर्ट गैस इनर्ट है, रिएक्शन नहीं दिखलाते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि बाकी के जो भी एलिमेंट्स हैं जो अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करना चाहते हैं और वो इनर्ट हो जाना चाहते हैं, वो प्राप्त करेंगे. उसके लिए वो जुगाड़ बैठाते हैं. अब जुगाड़ तो क्या हो सकता है? अब देखो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसके आसपास जो भी एलिमेंट्स हैं, हीलियम के पास तुम्हारा पहले हाइड्रोजन हो गए, बाद में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन तक आ सकते हो. तो ये जितने भी एलिमेंट हो चाहेंगे हमारा जो नियरेस्ट इनर्ट गैस है जो कि हीलियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम गेन करके इनर्ट हो जाए. अब ले लो भाई. अब इसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इसका नियरेस्ट इनर्ट गैस नियॉन है. ये चाहेंगे कि हम अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करें कि 8 इलेक्ट्रॉन उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है तो किसी ढंग से कोई जुगाड़ बैठा के हमारे भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए. वो संभव हो सकता है कब, जबकि वो ड्यूप्लेट्स या ऑक्टेट के लिए
शेयरिंग करे इलेक्ट्रॉन का, किसी से ले ले या अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, ताकि जो उनके पास पेनल्टीमेट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हो जाए वो 8 हो जाए। तो ये बातें हो गई तुम्हारा कि क्यों एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट्स के एटम से डिफरेंट होते हैं, ड्यू टू एटॉमिक नंबर, जो कि है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्यों एक एलिमेंट्स का एटम दूसरे एलिमेंट्स के एटम के साथ रिएक्ट करते हैं या कंबाइन होते हैं, क्योंकि वो अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि संभव होता है ड्यूप्लेक्स या ऑक्टेट को प्राप्त करके, और जो कि किया जा सकता है अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करे या किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन गेन करे या अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। तो आशा करता हूं तुम इसको समझ रहे होगे। तो आओ अब हम समझने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे और उसका मतलब क्या। पहला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का सीधा सीधा मतलब है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी एटम का एलिमेंट का, वह उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो अकॉर्डिंग टू बोर्सबेरी, आउटर मोस्ट ऑर्बिट किसी भी एटम का होने दो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8 ही रख सकते हैं। तो मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैन बी 8, राइट। तो ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दूसरा, वैलेंसी। तो अब जो हमने अभी अभी बात किया कि एक एटम जो है किसी एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के एटम से रिएक्ट क्यों करते हैं, तो नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जो कि ड्यूप्लेट या ऑक्टेट है उसको पूरा करने के लिए करते हैं, जो कि संभव हो पाता है इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, गेनिंग करके या लूज करके। तो अब वैलेंसी जो है किसी एक एलिमेंट्स का एटम का जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है उसको हम वैलेंसी कहेंगे। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब कि अगर वो ऑक्टेट पूरा करते हैं शेयर करके तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, नहीं तो गेन करके तो कितने इलेक्ट्रॉन को मिल रहा है, और तीसरा लूज करके तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। तो यही उसकी वैलेंसी हो गई। अब ये तो इसको डिफाइन किया गया, लेकिन इसको सिंपल ढंग से हम तुम अगर समझना चाहते हो तो वैसे इलेक्ट्रॉन जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या उसके नीचे है तो उसकी वैलेंसी तो वही रहने वाली है। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6 एंड 7 है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन दूसरे से गेन करने वाले हैं। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे जिससे कि उनका ऑक्टेट बनेंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 8 माइनस द इलेक्ट्रॉन which is valence electron is the valency। आशा करता हूं ये दो टर्म तुम समझ गए होगे। एटॉमिक नंबर जिसको हमने पहले भी बात किया, इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम, जो कि कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी एलिमेंट के प्रॉपर्टी के लिए। इनफैक्ट एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पोजेस। अब मास नंबर, तुम जानते हो कि जो भी मास है वो एटम्स के न्यूक्लियस में कन्फाइंड होते हैं और वहां प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं, तो दोनों के पास भी मास होता है। तो सीधा सीधा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को अगर हम ऐड कर दे तो जो मिलने वाला है वही उसका मास नंबर हुआ, जिसको A कहते हैं। तो it is the sum of total number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom। अब न्यूक्लियस को कभी कभी न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं क्योंकि यह प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को अपने पास रखता है। तो ये हुआ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, जो तुम्हें जानना
चाहिए। तो अब हमने जितनी भी बातें ऊपर डिस्कशन की है उसको हम अपने पहले 18 एलिमेंट्स के साथ समराइज करना चाहेंगे और एक साथ समझना चाहेंगे। तो ये तुम्हारा 18 एलिमेंट्स हैं। 18 एलिमेंट्स का मतलब ये कि एटॉमिक नंबर 1 to 18 वाला एलिमेंट्स हाइड्रोजन टू आर्गन है, जिसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तुमको दिख रहा है। हाइड्रोजन के पास तो न्यूट्रॉन है नहीं, हीलियम के पास 2 एंड सो ऑन। मास नंबर जो कि है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये दो को जोड़ दिए तुम्हारा मास नंबर मिल गया तुम्हें। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज पर द रूल ऑफ बोर्ड्सबरी तुम्हारे सामने है, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। अब इसका वैलेंसी क्या हो सकता है तुम्हारे सामने। अब एक ऐसा टर्म्स जिसके बारे में तो तुम्हारे क्लास में नहीं है, लेकिन इसको समझना बहुत सिंपल है। यहाँ हमने बहुत कुछ देख रहा है, एक टर्म्स जिसको आइसोटोन्स कहते हैं। तो वैसे दो या अधिक एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जिसका न्यूट्रॉन्स जो है एक है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं। तो तुम्हारे सामने तुम देख सकते हो बोरन एंड कार्बन है, जिसका न्यूट्रॉन जो है 6 एंड 6 है। इसी ढंग से तुम्हारा फ्लोरीन एंड नियॉन है, सोडियम एंड मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन एंड फास्फोरस एंड सल्फर जो इस टेबल में तुमको दिख रहा है। तो ये हुए आइसोटोन्स। 2 or more elements having same number of neutrons is called isotones। तो अब हम फर्दर इस टॉपिक का 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझने वाले हैं, जो कि है आइसोटोप्स एंड आइसोबार। अब आइसोटोप्स को हम कैसे समझे। आइसो का मतलब इक्वल। अब टोप्स में तुम पी के ऊपर ध्यान लगाओ, क्योंकि यह प्रोटॉन्स के बारे में बात कर रहा है। वैसे एलिमेंट जिसका प्रोटॉन्स इक्वल, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज नथिंग बट एटॉमिक नंबर। तो मोर प्रिसाइजली हम ये कह सकते हैं कि वैसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो एक ही है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, उसे हम आइसोटोप्स कहेंगे। इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अब तुम्हारे सामने 3 एग्जांपल हम लेंगे। 3 एग्जांपल, जो पहला है हाइड्रोजन का, दूसरा है कार्बन का और तीसरा है क्लोरीन का। पहले एक दूसरी बात तुमको बताना चाहते हैं। किसी भी एलिमेंट्स को इंडिकेट करने का ये तरीका है कि उसका सिंबल और उसके लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की ओर उसको ए, जिसको हम मास नंबर कहते हैं, लिखा जाए, और लेफ्ट साइड में ही नीचे की ओर जेड, जिसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, उसको लिखा जाए। तो इससे हम आसानी से मालूम कर सकते हैं कि उस एलिमेंट का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है। तो अब इसके बाद जो एग्जांपल पे आते हैं, इस इन्वॉल्वमेंट में एबंडेंटली यानी कि प्रचुर मात्रा में जिस हाइड्रोजन की हम बात करते हैं, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन एंड एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो नहीं है, 0 है, उसको हम प्रोटियम के नाम से जानते हैं। अब सेम एटॉमिक नंबर यानी एक ही प्रोटॉन वाला दूसरा भी हाइड्रोजन है, जिसका मास नंबर डिफरेंट हो गया, जिसका पहला नाम है ड्यूटेरियम। मतलब कि प्रोटियम के जैसा ही है, लेकिन इसमें एक न्यूट्रॉन जो पहले नहीं था ऐड हो गया, तो इसका मास नंबर हो गया 2, एटॉमिक नंबर तो 1 ही रहेगा। अब तीसरा है ट्रिटियम, जिसके अंदर एक और न्यूट्रॉन्स ऐड हो गए, मतलब मास नंबर 3 हो गए, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिसको तुम एटॉमिक नंबर मोर प्रिसाइजली कहते हैं, वो तो वही रहे। तो ये डिफरेंट आइसोटोप्स हो गए हाइड्रोजन का। ऑफ कोर्स ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम का जो रेशियो है बहुत ही कम है, तो अब तो जो है वो तो है, लेकिन आइसोटोप से है।
अब कार्बन, तुमको याद होगा जब हम एटॉमिक मास की चर्चा किए थे और पढ़ रहे थे तो उसमें हमने स्पेसिफिकली कहा था कि C12 आइसोटोप वाला एलिमेंट का 112 पार्ट को हम यूनिफाइड मास या यू कहेंगे। तो अब तुम यहां समझ रहे होगे कि ऐसा क्यों कहा गया था, क्योंकि इसके एक और आइसोटोप्स है जिसका मास नंबर 14 है, यानी 2 न्यूट्रॉन्स एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। अब तीसरा बात करो क्लोरीन का, इसका भी 2 आइसोटोप्स हैं, एक 35 मास नंबर वाला और दूसरा 37 मास नंबर वाला। ऑफ कोर्स इनका एटॉमिक नंबर 17 ही होंगे। तुमको कहीं कहीं आश्चर्य देखकर ये होता होगा, तुमको कंफ्यूजन भी होता होगा कि भाई ये जो मास नंबर है सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का है, जो कि यानी कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होल नंबर में ही है, तो सम ऑफ होल नंबर शुड बी अ होल नंबर। तो ये मास नंबर फ्रैक्शन में कैसे, जैसे क्लोरीन का 35.5 यू कैसे हो गया, अब यहां इसको तुम समझ लोगे। अब जहां भी मास नंबर फ्रैक्शन में है इसका मतलब ये समझना कि उसके पास आइसोटोप्स है। अब जब क्लोरीन गैस को इकट्ठा करके उसको एनालाइज किया गया, उसका एनालिसिस किया गया, तो ये पाया गया कि उसका रेशियो 3:1, मतलब कि 35 यू वाले 3 यानी कि 75% है एंड 37 यू वाले 1 यानी कि 25% रेशियो में है। तो इसका सिंपल मैथमेटिकल एवरेजिंग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी 35 यू वाले 75% है तो 75 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ऐड कर दिया 37 यू वाले जो कि 25% है तो उनको 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जब मैथमेटिकल सॉल्यूशन तुमको मिलेगा वो 35.5 यू होगा। तो अब ये बातें रही। अब जब आइसोटोप्स की हम बात कर रहे हैं, अब इक्वल एटॉमिक नंबर जो कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज को बताता है, तो ऑलमोस्ट जो भी इनके आइसोटोप्स है इक्वल ही होंगे, लेकिन कुछ ऐसे आइसोटोप्स भी हैं जो एक अलग कुछ एलिमेंट्स के अलग अलग प्रॉपर्टी दिखाते हैं जो हमारे लिए यूज का है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कशन कर। अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स हैं जो थोड़ा सा अलग कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं, जिसका एप्लीकेशन हम अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं। अब वो आइसोटोप्स के बारे में हम बात करेंगे। पहला है यूरेनियम, जिसका 235 मास नंबर वाला आइसोटोप्स है, जिसको हम स्पेशली यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, जहां से हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, और अनफॉर्चुनेटली एटम बम या हाइड्रोजन बम भी वहीं से बनता है। अब दूसरा कोबाल्ट का आइसोटोप 60 मास नंबर वाला, जिसका यूज हम करते हैं कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा एक ऐसा ही है आइसोटोप आयोडीन का 131 मास नंबर वाला, जिसका यूज हम गोयाट है, जो किसी का यहाँ पे थायराइड बढ़ जाता है उसको यूज करने के लिए होता है। अब आगे जो दूसरा है वो है आइसोबार, जिसको हम जानने वाले हैं। तो आइसोटोप्स को उलट कर दो, आइसोबार हो गया। तो वैसे एटम्स जो कि डिफरेंट एलिमेंट के होंगे, जिसका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होंगे ऑफ कोर्स, लेकिन मास नंबर सेम होंगे। तो एटॉमिक नंबर जब डिफरेंट होंगे तो उनका कैरेक्टरिस्टिक्स तो डिफरेंट होगा ही, ये तो एटॉमिक नंबर का स्पेशल फीचर्स है, लेकिन मास नंबर सेम होंगे। जस्ट चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो वैसे एलिमेंट्स को हम आइसोबार्स कह दिए। तो इसको हम देखिए, न्यूक्लियस मतलब न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को इंक्लूड करता है, और उसको ऐड किए तो मास नंबर, जिसको हम इस ढंग से भी कह सकते हैं कि वैसे एलिमेंट्स जिनका न्यूक्लियस सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होना ही है। अब इसको एग्जांपल से हम समझेंगे। एक कैल्शियम है जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, और दूसरा आर्गन है जिसका एटॉमिक नंबर 18 है, लेकिन दोनों का मास नंबर 40 है। तो ये
तीन टर्म्स जो एक पहले हम ऊपर बात किए थे, आइसोटोन्स वाला और आइसोटोप एंड आइसोबार को तुम एक ध्यान लगाना कि आइसोटोप मतलब प्रोटॉन सेम वाला एलिमेंट, इसका मतलब एटॉमिक नंबर सेम वाला एलिमेंट, डिफरेंट हो जाएंगे मास नंबर। अब आइसोटोन्स, आइसो का मतलब इक्वल, इसको तो रहने दो, तुम जानते ही हो। इन आ गए न्यूट्रॉन्स, तो वैसे दो या दो से अधिक एलिमेंट्स जिसका न्यूट्रॉन सेम हो। अब तीसरा आइसोबार्स, तो ए पे नजर लगाओ, ए का मतलब मास नंबर, कैपिटल ए ऑफ कोर्स, मास नंबर, तो मास नंबर इक्वल है तो डिफरेंट करेंगे एटॉमिक नंबर। ये याद करने का एक तरीका तुमको बताया गया। तो बच्चों यहाँ पे हम अपने क्लास स्ट्रक्चर ऑफ द एटम को कंप्लीट कर चुके हैं, और अगर ये तुम्हें पसंद आया रहेगा तो गुरु दक्षिणा के रूप में क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब एंड जो दोस्तों को पास ऑन करना है शेयर करके वो भी कर लेना है। अब आगे हम मिलेंगे, जो हमारा तीसरा चैप्टर था उसमें हाउ टू राइट कंपाउंड फॉर्मूला, ये सब बातें, मोल एंड मोल कंसेप्ट है, उसको लेकर हम आएंगे। तो तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।